दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। यानी कि ये जो आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आते हैं साथी, क्या रखा क्या कि जो रिक्त स्थान है इसमें आपको भरना है। क्या इसमें आप बछड़ा भरोगे, शिशु भरोगे, बच्चा भरोगे या फिर शावक भरोगे। चलिए अगर मैं आपसे बात करूं, क्या रखा था, क्या कह रहा कि मृग, फिर डॉट 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 घास खा रहा है। तो मेरे भाई मृग क्या खा रहा है, घास खा रहा है। तो मृग के बच्चे को क्या बछड़ा बोलते हैं या शिशु बोलते हैं या बच्चा बोलते हैं या फिर शावक बोलते हैं। तो हम सबको पता है साथी, बछड़ा तो हम लोग गाय के बच्चे को बोलते हैं, गाय के बच्चे को बोलते हैं, गाय के बच्चे को क्या बछड़ा बोलते हैं। शिशु और बच्चे की बात करें तो आप शैशवावस्था जानते होंगे साथी। शैशवावस्था 0 से 5 वर्ष की उम्र को शैशवावस्था कहते हैं। मनुष्य के बच्चे 0 से 5 वर्ष की उम्र जो होती है वो शिशु कहलाता है, शैशवावस्था कहलाती है। ठीक है। बाल्यावस्था की अगर मैं बात करूं तो साथी ये 3 से लेकर के हमारे करीब करीब 6 वर्ष तक की जो एज होती है ना, इसको हम लोग बाल्यावस्था के अंतर्गत रख सकते हैं। तो ये आती है। चलिए, तो ये रहा। आगे क्या पूछ रखा था इसने, शावक, क्या शावक कहते हैं। हाँ, मृग के बच्चे को हम लोग क्या कहते हैं, शावक कहते हैं। इसका मतलब जो ऑप्शन हमारा होगा सही, वो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी होगा, शावक, शावक। तो मृग यहां भर देंगे क्या, शावक। मृग शावक घास खा रहा है, यानी मृग के बच्चे की बात करें तो ये घास खा रहा है। मैं और आपसे बात करूं, मृग के पर्यायवाची क्या होते हैं साथी, क्या होते हैं, तो क्या बताएंगे आप। क्या कृष्णसार होता है, कृष्णसार होता है, बिल्कुल होता है। हिरन होता है क्या, बिल्कुल होता है, हिरन भी होता है। कृष्णसार भी होता है, मृग भी होता है, मृग भी होता है, हिरन भी होता है, कृष्णसार भी होता है। तो ये सारी चीजें आपको क्या पता थी या नहीं पता था साथी, आप बताइएगा मुझे। क्या सारंग भी होता है, सारंग भी होता है, सारंग भी होता है, कुरंग भी होता है। तो ये सब किसके पर्यायवाची हैं, ये सब पर्यायवाची हैं किसके, मृग या फिर हिरन के हैं। सारंग मतलब धनुष भी होता है साथी, और ये भी होता है सारंग, बहुत सारी चीजों के शब्द में आता है। इनके कई अर्थ होते हैं, इसका मतलब अनेकार्थक होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने क्या रखा कि कनफटा इस समास भेद का उदाहरण है। आपको बताना है कि कनफटा में कौन सा समास होगा। मैं आपसे समास की बात करूं साथी, तो समास का मतलब क्या होता है, संक्षिप्त रूप, है ना। यानी किसी भी बड़े से शब्द को अगर हम लोग संक्षेप में लिख दें, यानी संक्षेप में लिखने की बात को ही हम लोग समास कहते हैं। समास की अगर मैं बात करूं तो इसके कई भेद होते हैं साथी। यहाँ पे आपसे पूछ रखा है कनफटा समास का भेद क्या होगा। तो देखिए, कनफटा मतलब जिनके कान फटे होते हैं। और आपको पता होगा कि जो नाथ संप्रदाय के लोग आते हैं, वो नाथ संप्रदाय के लोगों के आप देखेंगे तो कान में कुंडल वगैरह सारी चीजें और कान फटा हुआ सा होता है। और इसका बेहतरीन एग्जाम्पल आज के डेट में आप देखना चाहते हैं तो योगी आदित्यनाथ जी को देखिए, वो नाथ संप्रदाय से रिलेशन रखते हैं, इसलिए उनके कान को आराम से एक दिन आप वॉच करिएगा और देखिएगा। देखिए क्या करा है, आपको पता होगा कि जब भी ना तो पूर्व पद ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, तब एक तीसरा अर्थ जब निकलता है तो वहां पे हमारा समास कौन सा होता है, तो क्या बहुब्रीहि समास होता है साथी। क्या बहुब्रीहि समास होता है, बिल्कुल ही सही बात। जबकि यहाँ ऑप्शन में बहुद्रोही लिखा है, तो इसको आप समझिए ये टाइपिंग एरर है साथी। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, बहुब्रीहि आना चाहिए था। ये टाइपिंग एरर है, बहुब्रीहि आना चाहिए था। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही होगा, बहुब्रीहि इसका समास होगा, बहुब्रीहि होगा। और मैं आपसे बात करूं बहुब्रीहि के और कुछ उदाहरण की मैं आपसे बात करूं, तो ये क्या लिखा, लंबोदर लिखा साथी, लंबोदर लिखा है, लंबोदर लिखा है। मैं आपसे बात करूं क्या, आपसे बात करूं नीलकंठ की, मैं आपसे बात करूं नीलकंठ क्या होता है। आपसे बात करूं चतुर्भुज क्या होता है, चतुर्भुज, चतुर्भुज। आपसे बात करूं चतुर्मुख क्या होता है, चतुर्मुख हो क्या होता है साथी, है ना। तो इस तरीके से इन सब में जो होता है वो कौन सा होता है, तो बहुब्रीहि समास होता है। लंबोदर की बात करें तो लंबा है उदर जिसका, उदर का मतलब होता है पेट, यानी स्टमक, जिसका पेट सबसे लंबा बड़ा सा होता है, उस व्यक्ति को किस नाम से जानते हैं, तो गणेश के नाम से जानते हैं, है ना, लंबोदर के नाम से जानते हैं। आगे क्या रखा कि नीलकंठ में भी होगा क्या, हाँ बिल्कुल, नीलकंठ में भी ये होता है। नीलकंठ मतलब नीला है जिसका कंठ। यहाँ दो दो हो सकते हैं, एक कर्मधारय भी हो सकता है साथी, यहाँ पे बहुब्रीहि भी हो सकता है। मैं आपसे बात करूं कर्मधारय समास क्या होता है, तो कर्मधारय समास में अगर मैं आपसे बात करूं साथी, कर्मधारय समास का मतलब होता है जिसमें ना तो पूर्व पद प्रधान होता है ना ही उत्तर पद होता, बल्कि इसमें अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्या होता है, तो इसमें विशेष और विशेषण का संबंध होता है, विशेष और विशेषण का संबंध होता है, विशेष और विशेषण का संबंध होता है। वहां पे कौन सा होता है, तो वहां पे कर्मधारय समास होता है। इस बात को हम लोग जान सकते हैं। यहाँ पे इसने क्या कर रखा, नीलकंठ, नीलकंठ में क्या हो जाएगा हमारा, कर्मधारय भी हो जाएगा, अर्थात नीला है जिसका कंठ, अर्थात कौन, भगवान शिव।
यहाँ पे बहुव्रीहि भी होगा, और यहाँ पे नील क्या हो जाएगा, कंठ। नील का मतलब क्या हो जाएगा, नीला, और कंठ का मतलब क्या हो गया, कंठ। अर्थात यहाँ विशेष और विशेषण का भी संबंध दिख रहा है। जरा बताइए मुझे, विशेष से कौन होगा, विशेषण कौन सा होगा साथी। तो आपको पता होगा जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेषण होता है, सॉरी विशेष से होता है, और जो शब्द उस विशेषता को बता रहे होते हैं वो कौन होते हैं, हमारे विशेषण होते हैं। तो विशेषण हो जाएगा नीला, और विशेष से क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। अर्थात हम लोग कह सकते हैं यहाँ विशेष और विशेषण का संबंध है, तो यहाँ पे समास कौन सा होगा, कर्मधारय होगा। और अगर ऑप्शन में आपको कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों मिलता है साथी, तो हम बहुव्रीहि पर जाएंगे, क्योंकि बहुव्रीहि को वरीयता दी जाती है। अर्थात इसमें दोनों ही समास होगा, दोनों के रहने पर ऑप्शन में हम कर्मधारय को छोड़ करके हम चले जाएंगे कहां, बहुव्रीहि पे चले जाएंगे। चतुर्भुज की बात कर रहा था, चार भुजाएं जिसके पास है कौन है, तो वे ब्रह्मा जी हैं। आप सबको पता है, आराम से इसको लोग बता सकते हैं। यानी मोटी मोटा एक बात याद रखें, तो जब भी हमें देवी देवताओं के बारे में बात आती है, देवी देवताओं की पर्यायवाची आती है, तो वहां पे हम सीधे कहने वाले हैं कि यहाँ पे समास कौन सा होगा, तो बहुव्रीहि समास होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की आपसे अगर मैं बात करता हूं साथी, क्या कर रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है। देखिए समास विग्रह की बात कर रहा है, जब समास को तोड़ा जाता है तो समास को तोड़ने को हम लोग क्या कहते हैं, विग्रह कहते हैं साथी। लेकिन संधि को तोड़ने की घटना को हम लोग संधि विच्छेद के नाम से जानते हैं, इस बात को जानते रहिए। आपसे अगर पूछ दिया जाए समास का विलोम क्या होता है, तो आपको व्यास बताना साथी, क्या बताना है, व्यास बताना है ना। देखिए अगर मैं आपसे कह दूं कि समास का विलोम क्या होता है, तो समास का विलोम आपको बताना है क्या, व्यास बताना है, व्यास बताना है साथी, ठीक है। समास का व्यास बताना है आपको। चलिए अगर मैं यहां पे देखूं क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है। तो देखिए यहां पे तो इसने ऑलरेडी समास विग्रह कर रखा है, कार्य में दक्ष, अर्थात इसको क्या लिख सकते हैं, कार्य दक्ष। क्या लिख सकते हैं साथी, तो इसको तो कार्य दक्ष लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कार्य दक्ष। तो जो ऐसे कर रखा है, यहां क्या रखा है, कला प्रवीण, यानी कला में है जो प्रवीण, है ना, इसको कह सकते हैं कला में है जो प्रवीण, उसे क्या कहेंगे, कला प्रवीण कहेंगे। रणसूर की बात करें, अगर आपसे रणसूर की बात करें, तो रणसूर का मतलब क्या होता है साथी, रणसूर का मतलब क्या होता है, तो रणसूर का मतलब होता है रण में जो सूर होता है, यानी रण में जो वीरता दिखाता है उसे रणसूर कहते हैं। तो यहाँ पे इसने क्या कर रखा था कि जिसमें कौन सा समास विग्रह वाला पद है, तो विग्रह यहीं पे इसने कर रखा है, यहीं पे कर रखा है, बाकी हर जगह विग्रह नहीं किया है। ये देखिए नगर में तो कोई है नहीं ऐसा, कला प्रवीण यानी कला में है जो प्रवीण, रणसूर यानी रण में सूरता दिखाने वाला, अर्थात या ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की मैं आपसे बात करूं साथी, तो कह रहा है रमेश चंद्र शाह को विनायक रचना के लिए सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और कह रहा है कि इस रचना की विधा क्या है, यानी कौन सी विधा है ये रचना, क्या कविता है, क्या उपन्यास है, या फिर ये कौन सा है, आपको बताना होगा साथी। आपको बताना होगा ये उपन्यास है, कविता है, कहानी है, जीवनी है, क्या है, आपको बताना है। चलिए मैं आपसे बात करूंगा रमेश चंद्र शाह की, तो इनको विनायक के लिए मिला था साथी, क्या विनायक रचना के लिए मिली थी, क्या इनको 2014 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था इनको, ठीक है। तो ये है जो विनायक था, इनकी एक उपन्यास थी, ये उपन्यास लिखा था इन्होंने, ये उपन्यास की विधा थी, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी बिल्कुल ही सही होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 करा कि हमेशा एक जैसा रहना अर्थ के लिए सही लोकोक्ति होगी। एक जैसा हमेशा रहना, क्या हाथ कंगन को आरसी, क्या बिल्कुल भी नहीं होगा। इसका मतलब तो क्या होता है साथी, हाथ कंगन को आरसी क्या मतलब होता है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, प्रमाण की जरूरत जरूरत नहीं होती है, नहीं होती है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। आगे कह रहा होनहार विरवान के होत चिकने पात, अर्थात क्या है इसका आपको बताना है। मुंह में राम बगल में छुरी, यानी इसका मतलब होता है कि कौन सा व्यक्ति, घात करने वाला व्यक्ति, विश्वासघाती व्यक्ति, ठीक है, विश्वासघाती व्यक्ति, विश्वासघात, ठीक है, विश्वासघात, ठीक है। आगे क्या रखा है कि हो रहा ये पूछ रखा था होनहार विरवान के होत चिकने पात, होनहार विरवान के होत चिकने पात, इसका क्या होगा साथी, तो प्रतिभाशाली या फिर प्रतिभाशाली या गुणी व्यक्ति के लक्षण है ना, प्रारंभ से ही दिखाई देने लगते हैं। प्रतिभाशाली व्यक्ति के, प्रतिभाशाली व्यक्ति के गुण प्रारंभ से ही दिखने लगते हैं, बस ये आपको जानना है। तो कह रखा था कि हमें एक जैसा, हमेशा एक जैसा रहना अर्थ के लिए सही लोकोक्ति होगी, तो सावन हरे न भादो सूखे, इसका मतलब हमेशा एक जैसी गति रहना, और इसी को तो कहते हैं सावन हरे न भादो
सूखे। और चलते हैं अगले प्रश्न पे और अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या करा, दो चट्टाने पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति कौन था? दो चट्टानों पर किसे मिला था? क्या मुक्ति बोध को मिला था? नागार्जुन उर्फ बाबा को मिला था? नागार्जुन को बाबा के नाम से भी जाना जाता था। क्या केदारनाथ अग्रवाल को मिला था? क्या बिल्कुल भी नहीं मिला था। किसको मिला था? तो ये हरिवंश राय बच्चन को मिला था। हरिवंश राय बच्चन को साहित्य अकादमी पुरस्कार दो चट्टानों पर मिला था। मैं आपसे बात करूं हरिवंश राय बच्चन की अन्य कृतियां और कौन सी है, तो अगर मैं बात करूं मधुशाला, ठीक है, कौन सी? मधुशाला है इनकी कृति। मधुशाला हो गया, मधुबाला हो गया, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, है ना, मधुकलश, मधुकलश, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, ये सब उनकी रचनाएं हैं। निशा निमंत्रण की आपसे बात करूं, निशा निमंत्रण इनकी रचना है साथी। निशा निमंत्रण है, दो चट्टाने, निशा निमंत्रण, ये सब उनकी रचनाएं हैं। नीड का निर्माण फिर नीड का निर्माण फिर नीड का निर्माण फिर ये सब उन्हीं की रचनाएं हैं साथी, ये सब उन्हीं की रचनाएं हैं। हरिवंश राय बच्चन एक प्रगतिवादी कवि थे, बहुत ही फेवरेट। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 से 11 तक आपको क्या दे रखा है? गद्यांश दे रखा है साथी। और कोई भी यूपी पुलिस का ऐसा प्रैक्टिस सेट नहीं है जहां पे गद्यांश ना पूछा गया हो साथी। इसलिए आप सोचिए, यहां से सीधा सीधा आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं कितने? तो 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं साथी। इसलिए मैंने आपको पहले भी करा चुका है ऐसा क्वेश्चन, क्या कि सबसे पहले हमें गद्यांश नहीं पढ़ना है, बल्कि सबसे पहले इनके प्रश्नों को पढ़ना है और प्रश्नों को पढ़कर यह जानना है कि क्या पूछा गया है। और जहां भी उस तरीके के आपको शब्द दिखाई देते हैं, फिर गद्यांश को पढ़ते समय वहां पे क्या करना? अंडरलाइन करना है, फिर आगे बढ़ना है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग कौन कौन से क्वेश्चन है। कह रखा है कि विज्ञान के संदर्भ में असत्य कथन है। विज्ञान में सत्य के साक्षात्कार, देखिए इसको तो हम बाद में करने वाले हैं, अभी क्वेश्चन पढ़ लें। कह रहा विज्ञान के संदर्भ में असत्य कथन क्या है, ये आपको ढूंढना है, यानी पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा। कह रहा निम्न में से किसका कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष, अकाट्य या परम सत्य नहीं होता। ये भी आपको जानना है, यानी किसका सिद्धांत कभी भी परम सत्य नहीं होता या अकाट्य नहीं होता, यानी हमेशा हमेशा और हमेशा एक्टिव होता है, यानी हमेशा और हमेशा कारगर होता है। ये आपको बताना है कौन से में होगा। आगे क्या रखा है कि न्यूटन का सिद्धांत किसकी वजह से परिष्कृत हुआ, यानी न्यूटन का जो सिद्धांत आया, न्यूटन्स लॉ आया, किस वजह से आया? क्या क्वांटम फिजिक्स की वजह से? गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, गति का नियम, भारतीय दर्शन, ये भी आपको बताना होगा। आगे है आज भी उपग्रहों के प्रक्षेपण में किसका उपयोग होता है, ये भी आपको बताना होगा। क्या डॉपलर प्रभाव का, क्वांटम फिजिक्स या गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, ये भी आपको जानना होगा। आगे लास्ट क्वेश्चन गद्यांश का कह रहा है किसने किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया, ये भी आपको बताना है। तो चलिए साथी अब हम लोग चलते हैं अपने अपने कहां पर, तो अपने चलते हैं गद्यांश पे और देखते हैं कि इसमें क्या चीजें बनी हुई थी। देखिए क्या कह रहा है गद्यांश, आप भी पढ़िएगा एक बार, मैं साइड में आ रहा हूं साथी, एक बार इसको पढ़िएगा, हमारे साथ पढ़िएगा और फिर करेंगे क्वेश्चन को। देखिए क्या कह रहा है, एक बार थोड़ा सा और मैं जूम आउट इसको कर देता हूँ, थोड़ा सा और मैं बढ़ा देता हूँ आपके लिए साथी, थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ और फिर इसको पढ़िएगा और क्या चीजें हैं आप हमें बताइएगा। चलिए देखिए आप शायद अच्छे से आप पढ़ पा रहे होंगे। चलिए क्या रखा था इसने, विज्ञान और दर्शन दोनों के रास्ते एक ही मंजिल की तलाश करते हैं। यह जरूरी है कि विज्ञान में अब आस्था, माने आस्था की प्रवृत्तियों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। विज्ञान में सत्य के साक्षात्कार का कोई दावा नहीं चलता। मतलब है यह है कि कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष, अकाट्य या परम सत्य नहीं होता। वह स्वयंभू या स्वयं सिद्ध होने का दावा नहीं कर सकता, लेकिन जब तक वह गलत नहीं साबित हो तब तक यह सभी माना जाता है। इस प्रकार कोई भी वैज्ञानिक अवधारणा अवधारणा चिन्मय चिन्मय चिरंतन न होकर एक सापेक्ष अवधारणा होती है। यह अपने समय में एक तदर्थ सच्चाई ही बयां करती है। मसलन मसलन कई सौ बरस तक न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का किला अभेद्य ही माना जाता रहा, है ना। वह एक सच्चाई थी, है ना। देखिए न्यूटन वाले को कह रखा था, ये भी हमने पढ़ रखा था क्या, कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण कई वर्ष तक न्यूटन की गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के, है ना, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का किला अभेद्य ही माना गया। यानी ये भी क्वेश्चन बना था। आगे आगे बढ़ते हैं। वह एक सच्चाई थी, लेकिन बाद में आइंस्टाइन के सिद्धांतों का क्वांटम सिद्धांत ने उसका खंडन प्रस्तुत किया। ये भी शायद पूछा था कि कौन खंडन प्रस्तुत किया, तो आइंस्टाइन के सिद्धांतों ने किया था। आगे फिर क्या कर रखा है कि खंडन किया
इसका मतलब यह भी नहीं है कि न्यूटन का सिद्धांत बेमानी हो गया। आज भी अंतरिक्ष या ब्रह्मांड में संबंधित अध्ययन हो या उपग्रहों का प्रक्षेपण न्यूटन की गतिकी और गुरुत्व सिद्धांत ही काम में लाए जाते हैं। देखिए पूछा था कौन से सिद्धांत को काम में लाते हैं, न्यूटन की गतिकी और गुरुत्व सिद्धांत ही काम में लाया जाता है। क्वांटम फिजिक्स के आदिमगमन को दो तरह से देखा जा सकता है। एक, इसके न्यूटनवाद को झूठा करार दिया, है ना, इससे न्यूटनवाद में एक नया अध्याय जुड़ा और न्यूटन का सिद्धांत परिष्कृत हो गया। तो देखिए न्यूटनवाद को झूठा करार कौन दिया था, तो फिर अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो ये गुरुत्व सिद्धांत की बात करूं। अब चलते हैं क्वेश्चन पे और देखते हैं कि क्या क्या पूछ रखा। देखिए विज्ञान के संदर्भ में असत्य कथन, ये तो आप खुद से कर सकते हैं। कह रहा है विज्ञान में सत्य के साक्षात्कार कोई दावा दावा नहीं चलता। विज्ञान में सत्य के साक्षात्कार कोई दावा नहीं चलता। ये तो बात क्या है, ये बात बिल्कुल ही सही है, लेकिन इसने पूछा था असत्य कौन सा है। फिर आगे कह रहा है विज्ञान एक सापेक्ष अवधारणा होती है, बिल्कुल सही बात। विज्ञान अपने समय की वास्तविक सच्चाई बयां करती है, ये बात भी आपकी सही ही है ना। तो फिर कह रहा है कि विज्ञान और दर्शन दोनों के रास्ते एक ही मंजिल की तलाश करते हैं। ये गद्यांश के आधार पे आपको बताना है, तो ये आपका गद्यांश के आधार पर सही होगा साथी। क्या ये असत्य है? ये असत्य है, विज्ञान गद्यांश के आधार पे। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से किसका कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष, अकाट्य या परम सत्य नहीं होता। तो क्या दर्शन का, विज्ञान का, साहित्य का या इतिहास का। तो आपको पता होगा साथी, जब यहाँ पे विज्ञान की ही बात की जा रही, साइंस की ही बात की जा रही, क्वांटम सिद्धांत की बात की जा रही, गुरुत्वाकर्षण की बात की जा रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सही होने वाला है? विज्ञान ही सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। और पीछे आपने इसको देखा भी था कि विज्ञान, अगर गद्यांश की मैं बात करूं, गद्यांश की अगर मैं आपसे बात करूं साथी, तो गद्यांश में ये चीज हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूटन का सिद्धांत किसकी वजह से परिष्कृत हुआ? क्या क्वांटम फिजिक्स, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, गति का नियम या भारतीय दर्शन? तो आपने अभी देखा था पीछे क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम फिजिक्स को देखा था साथी, क्वांटम फिजिक्स को। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन है 10वां, कह रहा है आज भी उपग्रहों के प्रक्षेपण में किसका प्रयोग होता है? अभी हम लोगों ने इसको देखा था साथी, अभी हमने लोगों ने देख रखा था क्या कि कई सौ वर्ष, देखिए कहाँ गया, यहाँ पे देखिए क्या कर रखा कि ये बेमानी हो गया। आज भी अंतरिक्ष देखिए लिख रखा था, आज भी अंतरिक्ष ब्रह्मांड संबंधी अध्ययन हो या उपग्रहों का प्रक्षेपण न्यूटन की गतिकी गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत ही प्रयुक्त होता है। इसका मतलब अगर मैं आपसे बात करूं कि इसका कौन सा सही जवाब होने वाला है, आप आ जाएंगे कहां पे, क्वेश्चन नंबर 10। और किसका सही होगा? तो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत और गतिकी का सिद्धांत। तो हालांकि इसमें सिर्फ गुरुत्वाकर्षण दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ही सही होने वाला है। किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया, ये आपको बताना है। तो आपने भी पढ़कर आया क्या कि ये था आपका क्वांटम फिजिक्स ने, क्वांटम फिजिक्स ने न्यूटनवाद को क्या दिया? झूठा करार दिया था। इस बात को भी हम लोगों ने पढ़कर आया है गद्यांश में। आगे सुनिए, देखिए क्या करा क्वेश्चन नंबर 12, और कह रहा है इसमें परिवर्तन परिवार में उपसर्ग है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा उपसर्ग है ना। आपको पता होगा मेरे भाई, आपको पता होगा कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं। मैंने आपको पहले भी बता रखा है, उपसर्ग और जो प्रत्यय होते हैं ये कोई शब्द नहीं होते हैं, बल्कि ये शब्दांश होते हैं। बल्कि ये क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। शब्दांश का मतलब किसी भी शब्द के पहले ये जुड़ते हैं और या फिर बाद में जुड़ते हैं और शब्द के अर्थ में पूरा परिवर्तन कर देते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे, मैंने एक शब्द जय लिखा था, और जय का मतलब क्या होता है? वीरता को प्राप्त करना, है ना। वीरता यानी रण को जीतना, है ना, जय प्राप्त करना, विजयी होना। और इसके पहले मैं अगर सिर्फ परा जोड़ देता हूं तो मेरे भाई इसका क्या बन जाता है? पराजय बन जाता है। और पराजय का मतलब जीत नहीं, बल्कि क्या हो जाती है? हार हो जाती है। तो जो बिल्कुल ही अपोजिट कर देता है। इसका मतलब उपसर्ग और प्रत्यय बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। उपसर्ग में अगर मैं बात करूं, उससे उपसर्ग, और ऐसे करूं तो उपसर्ग आगे जैसे एक जैसे लग रहे हैं, तो ये आगे किसी भी शब्द के आगे जुड़ते हैं। और प्र से प्रत्यय होता है, प्र से पीछे होता है। इसका मतलब ये किसी भी शब्द के पीछे जुड़ते हैं और जुड़ करके उसके अर्थ में क्या कर देते हैं? परिवर्तन कर देते हैं, उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? परिवर्तन की अगर मैं बात करूं, परिवार की बात करूं आपसे मेरे भाई, तो है ना, परिधन वर्तन की बात करूं तो क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। परिधनवार की बात करूं तो ये क्या बनेगा? परिवार बनेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही। अगला क्वेश्चन है कि वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में सही शब्द चुनिए।
यह कविता लिखी है, क्या भरेंगे इसमें, मैंने, उस, तुम, किसने। देखिए यह कविता उसने, उसने होता तो सही रहता, यह कविता उस लिखी है, उस नहीं लिखी है मेरे भाई, उसने लिखी है होना चाहिए था, तो ये तो ऑप्शन होने से रहा। आगे कह रहा है कि यह कविता तुम लिखी है, नहीं तुमने होता तो सही हो जाता। ठीक है, यह कविता किसने, किसने लिखी है, लेकिन किसने लिखी है तो सही होता, लेकिन जब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स होता तो क्वेश्चन मार्क्स तो है ही नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही नहीं होने वाला। इसलिए यह कविता मैंने लिखी, ये बिल्कुल ही सेट हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्या करा, राम कुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तन किसे माना है, किसे माना प्रेमाख्यान परंपरा का, तो क्या मुल्ला दाऊद को, कुतुबन को या फिर मुल्ला दाऊद को माना है, या असाइद को माना है, या मलिक मोहम्मद जायसी को माना है, ये आपको बताना है। चलिए, तो राम कुमार वर्मा की अगर मैं बात करूं साथी, तो रेशमी टाई इन्हीं की रचना है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है रेशमी टाई, रेशमी टाई राम कुमार वर्मा की रचना है। और आगे मैं अगर आपसे बात करूं साथी, तो प्रेमाख्यान परंपरा की अगर मैं बात करूं, प्रवर्तक राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को माना था, मुल्ला दाऊद को माना था, मुल्ला दाऊद को, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब होने वाला है। और अगले क्वेश्चन की बात करूं, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि 15, 15वें क्वेश्चन में इसने क्या कर रखा है कि उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए संधि विच्छेद मतलब तोड़ना, यानी उद्घाटन एक शब्द है, उद्घाटन एक शब्द है, इस उद्घाटन को आपको तोड़ना होगा, और तोड़ करके दो नए किन शब्दों से मिलकर बना है ये आपको बताना है। आपसे बात करूं उतधन घाटन, उतधन घाटन की बात करूं मेरे भाई, तो ये हो जाएगा उतधन घाटन। आपको पता होगा कि ये संधि कौन सी यहाँ पे होगी, तो यहाँ पे संधि जो होगी हमारी वो व्यंजन संधि होगी साथी, व्यंजन संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। यहाँ पे कौन सी संधि होगी, तो ये व्यंजन संधि होगी, ये व्यंजन संधि होगी, है ना। संधि की बात करूं साथी, संधि जो शब्द होता है, संधि का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है, संधि का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। यानी जोड़ जो होता है, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं मेरे भाई, आपने पढ़ा होगा। और हमने कई बार आपको बताया कि संधि स्पेशली अगर देखें तो तीन तरीके की होती है, कौन कौन सी होती है हमारी, तो गुण संधि होती है, सॉरी गुण कह रहे हैं, स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है, और विसर्ग संधि होती है। फिर से अगर हम स्वर संधि की बात करें तो स्वर संधि कई पार्ट होते हैं, जैसे हम बात करें गुण संधि होती है, गुण स्वर संधि, है ना, दीर्घ स्वर संधि होती है, वृद्धि संधि होती है, तो इन सब चीजों की बात करें, ठीक है। चलिए, तो यहां पे हमारा जो होगा ये होगा कौन सा, व्यंजन संधि होगी, यानी जब व्यंजन से व्यंजन का मेल होता है, व्यंजन की बात करूं साथी, व्यंजन की बात करूं, व्यंजन से व्यंजन का जब मेल होता है, व्यंजन से व्यंजन का मेल होता है, तो वहां पे व्यंजन संधि होती है। इस बात को हम लोग जान रहे हैं, बखूबी व्यंजन संधि होती है। अब कहेंगे सर ये व्यंजन से व्यंजन का मेल कैसे होता है, तो हम नहीं जानते। अगर आप नहीं जानते भाई, तो मैं आपको बताता हूं व्यंजन से व्यंजन का मेल कैसे होता है। इस चीज को मैं यहां से हटा रहा हूं और आपको दिखाता हूं कि व्यंजन का मेल व्यंजन से कैसे होता है। जरा ध्यान से देखिए, यहां पे इसने उत्धन घाटन की बात करूं, देखिएगा जरा ध्यान से सुनिएगा, उत उत्धन घाटन, उत्धन घाटन की मैं बात करूं मेरे भाई, देखिएगा आप जरा बताइए, लास्ट में इसके त आया और व्यंजन वाला त है, इसमें कोई भी अ नहीं है। अगर मैं ऐसे त लिखता हूं तो मेरे भाई इसको मैं क्या लिख सकता हूं, तो त धन अ लिख सकता हूं, तब ये जाकर के क्या बनेगा, ये पूरा का पूरा त बनेगा। तो इसमें से तो अ है ही नहीं, यानी सिर्फ और सिर्फ लास्ट में क्या है, इसके व्यंजन है, और यहाँ पे व्यंजन में कौन आ रहा है, घ आ रहा है, तो त और घ मिला, और आराम से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, व्यंजन से व्यंजन का मेल हुआ। अतः यहाँ पे कौन सी संधि होगी, तो यहाँ पे व्यंजन संधि होगी। त और घ मिला, देखिए त जो होता है, मैं आपसे बात करूं, इसके नियम होते हैं कि त थ द, है ना, तीसरा वर्ड इसका बन जाता है, तीसरा वर्ड बन जाता है। जैसे मैं अगर बात करूं, त होता है, थ होता है, द होता है, ध होता है, और न होता है। देखिए जब भी व्यंजन से व्यंजन व्यंजन संधि की बात करूं, तो इस कंडीशन में पहले वाले वर्ड का क्या हो जाता है, तीसरा बनता है, त का द बनता है, यानी तीसरा बनेगा। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कौन सी संधि होगी, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, उद्घाटन आ जाएगा, उद्घाटन, त के जगह पे द आ जाएगा और बन जाएगा क्या, उद्घाटन बन जाएगा। यानी यहाँ पे हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं आपसे वागजाल, वागजाल की आपसे बात करूं भाई, वागजाल की आपसे बात करूं अगर, तो वागजाल भी एक शब्द होता है, ध्यान से सुनिएगा कौन सा होता है, वागजाल, है ना, वागजाल। तो वाक धन जाल की अगर मैं बात करूं आपसे, वाक वाक धन जाल, अब देखिएगा जरा,
क में क वर्ग की बात करूं तो क ख ग आते हैं, तो क की जगह पर तीसरा वर्ड ग हो जाएगा, अर्थात क्या बन जाएगा, ये वागजाल बन जाएगा, वागजाल बन जाएगा। अर्थात यहां भी हमारी जो संधि होगी कौन सी होगी, तो व्यंजन संधि होगी। इस बात को आप जानते रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि निम्नलिखित में से सामासिक पद चुनिए। कौन सा है जो सामासिक पद है? क्या वीर का पुत्र है, राज का राह का खर्च है, या फिर पथ से भ्रष्ट है? तो देखिए वीर का पुत्र की बात करूं तो इसको हम लोग लिखेंगे तो वीर पुत्र बनेगा मेरे भाई, वीर पुत्र बनेगा। अगर इसके सामासिक पद की बात करें तो इसका सामासिक पद वीर पुत्र बनेगा। राह खर्च राह का खर्च मतलब क्या हो जाएगा, राह खर्च हो जाएगा, ये इसका सामासिक पद बनेगा। पथ से भ्रष्ट मतलब क्या हो जाएगा, पथ भ्रष्ट हो जाएगा, पथ भ्रष्ट हो जाएगा, पथ भ्रष्ट हो जाएगा। वीरपुत्र, राह खर्च और पथ भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए अगर मैं बात करूं इसमें सामासिक पद चुनिए तो सामासिक पद सबसे, देखिए देखकर ही आप बता सकते हैं कि इन सब में क्या लगा, चिन्ह लगे हैं कारक के, यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान करिए, यानी आपको शुद्ध वाक्य पहचानना साथी कि शुद्ध वाक्य क्या होगा। कह रखा है मुझे आनंद बहुत आती है। मेरे भैया आनंद आती नहीं है, आनंद पुल्लिंग होता है। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होने वाला है, ऑप्शन पहला गलत हो जाएगा। मुझे बहुत आनंद आते हैं, नहीं आनंद आते नहीं है, आनंद आता है। हमेशा इसको एक वचन में यूज करेंगे। ठीक है, आगे कह रहा है मुझे बहुत आनंद आता है, मुझे बहुत आनंद आता है। देखिएगा क्या दोनों एक ही शब्द है? नहीं, लगभग लगभग ऑप्शन नंबर बी, सी और डी टाइपिस्ट महोदय ने एक ही टाइप कर दिया। इसका मतलब ऑप्शन बी, सी एंड डी बोथ आर राइट, बोथ आर राइट। इसलिए आप कह सकते हैं कि ऑप्शन बी, सी एंड डी बोथ आर राइट। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे और देखते हैं। देखिए क्या करा, जरा माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? मैं सबसे पहले अगर आपसे बात करूं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति कौन सा, तो माखनलाल चतुर्वेदी थे। और माखनलाल चतुर्वेदी को किस पर मिला था, तो हिम तरंगड़ी पर मिला था मेरे भाई, इनको हिम तरंगड़ी पर मिला था, हिम तरंगड़ी पर मिला था। और बताइएगा मुझे, क्या माखनलाल चतुर्वेदी की कोई रचना आपको याद है क्या, है ना, क्या पता है क्या आपको? पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा किसकी रचना है आप हमें बताएंगे? पुष्प की अभिलाषा, है ना। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चढ़ूं देवों के, चाह नहीं मैं सुरबाला को गहनों में गुथा जाऊं, और चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चढ़ूं देवों के सिर पर और अपने भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ने ना बनवाली उस पथ पर तुम देना फेंक, जिस पद से मातृभूमि को शीश चढ़ाने जाते हो वीर अनेक। अर्थात अगर ये पुष्प की इतनी बड़ी अभिलाषा है, इतनी बड़ी इच्छा है, कामना है ना, तो हर व्यक्ति को इससे सीख लेना चाहिए साथी। और चलते हैं अपने देश के प्रति कितनी उनकी होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखिए तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है? तेलुगु कहां से आया? तो क्या क्या चुपानु से आया, त्रिलिंग से आया, मालिश से आया, मौदूर से आया? मेरे भाई मैं बात करूं तो ये त्रिलिंग शब्द से आया था। त्रिलिंग शब्द का मतलब हो गया, देखिए तेलुगु की बात करते हैं, द्रविड़ भाषा परिवार की है। कौन सी भाषा परिवार की है? द्रविड़ भाषा परिवार की है तेलुगु। तेलुगु की अगर मैं बात करूं आपसे मेरे भाई, तो ये द्रविड़ भाषा परिवार की है, द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है, द्रविड़ भाषा परिवार की है। देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि त्रिलिंग का मतलब क्या होता, तो त्रिलिंग का मतलब होता है यहाँ पे तीन तीन लिंग पाए जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं इसमें, इसका क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है कि यहाँ पर तीन तीन, जैसे आपने पढ़ा होगा 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में, तो उसी तरीके से यहाँ पे तीन है। कौन कौन से हैं? मल्लिकार्जुन है, कालेश्वर है और द्राक्षाराम है ना। मल्लिकार्जुन, कालेश्वर, द्राक्षाराम, ठीक है। मल्लिकार्जुन, 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 द्राक्षाराम, 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 ठीक है। और कौन सा? कालेश्वर, कालेश्वर। तो ये तीन लिंग है यहाँ पे। शिवलिंग की बात करूं अगर, तो इसलिए यहाँ पे इसी के आधार पे त्रिलिंग नाम पड़ा था। त्रिलिंग से शब्द था और त्रिलिंग शब्द का अर्थ ये है। और इसी पर बना था कौन सा? तेलुगु शब्द, शब्द की उत्पत्ति हुई थी त्रिलिंग शब्द से हुई थी। तेलुगु द्रविड़ भाषा परिवार की है, इस बात को हम लोग जान रहे हैं, ठीक है। और ये तेलुगु, तमिल और मलयालम, ये सब हमारी जो है ये संवैधानिक भाषाएं हैं। इस पर बात करें, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है और क्या 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 रखा है? क्या रखा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय, भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश, निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? क्या अनुच्छेद 344 में है,
यानी कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है और जो हाई कोर्ट है, इन सब में भाषा संबंधित जो निर्देश दिए गए, एडवाइजरी जारी की गई है, ये किस आर्टिकल में कहा गया है? तो मेरे भाई ये आर्टिकल नंबर 348 में कहा गया है, अनुच्छेद 348 में कहा गया है ये संवैधानिक भाषाओं के बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है। राम काव्य परंपरा के अंतर्गत कौन है जो राम काव्य, क्या कवि प्रिया है, रसिक प्रिया है, विज्ञान संगीता है? नहीं, ये है रामचंद्रिका। और रामचंद्रिका की आपसे बात करूं साथी, तो इसको रातों रात इनकी कृति इसको लिखा गया था, किसको? रामचंद्रिका को लिखा गया था। रामचरितमानस जब तुलसीदास जी ने लिखा था तो उसी से आकृष्ट होकर के, है ना, थोड़ा सा वेग में आकर के, है ना, तो इन्होंने रातों रात रामचंद्रिका का वर्णन कर दिया था। कौन? केशव महाराज। ठीक है, तो रातों रात इसका वर्णन किया गया था, इसलिए आप इसको भी जानते रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन अगला कह रहा है कि जहां दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है वह क्रिया कहलाती है। मेरे भाई धातु की मैं आपसे बात करूं, आप साइंस पढ़ोगे तो धातु वहां पे अलग होती है, मेटल की बात करोगे आप, है ना, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोर, ये सब चीजें होती हैं। लेकिन यहाँ हम हिंदी में धातु पढ़ रहे हैं, धातु का मतलब होता है मूल शब्द। साथी कौन से होते हैं? मूल शब्द। मूल शब्द को ही धातु के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या कह रखा है यहाँ पे क्या रखा है कि जहां दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है मेरे भाई, उसको क्या सकर्मक कहेंगे? नहीं, अकर्मक नहीं, नाम धातु नहीं, क्या हो जाएगा हमारा? संयुक्त धातु होता है, उसको संयुक्त कहते हैं। नाम धातु का मतलब होता है लात से क्या बनता है? लतियाना बनता है, बात से बतियाना बनता है ना, लात से लतियाना, बात से बतियाना, ये सारी चीजें क्या होती है? नाम धातु के अंतर्गत आती है। इस चीज को भी आप जानते होंगे। सकर्मक की बात करूं तो ऐसे वाक्य जिसमें कोई ना कोई कर्म उपस्थित होता है उसे सकर्मक कहते हैं। सकर्मक कहते हैं साथी, उसे क्या कहते हैं? सकर्मक कहते हैं। अगर बात करूं अकर्मक की तो ऐसे ऐसे वाक्य जिसमें कर्म का अभाव होता है उसको अकर्मक करते हैं। जैसे सोना हो गया, सोना हो गया, है ना, सोना, रोना, ये सारी चीजें क्या आती हैं? अकर्मक के अंतर्गत आती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित वाक्य के खाली स्थान के लिए सही मुहावरा आपको चुनना है। देखिए मुहावरे और मैं लोकोक्ति आपको बता दूं साथी, मुहावरा जो होता है ये हमारा एक कंप्लीट अर्थ नहीं देता है ना। इसकी बात करें अगर, देखिए क्या कह रहा है कि बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया, तभी किसी ने कहा, भैया जब एक एक मालिक होगा, यानी इतने बड़े खजाने का मालिक है, बहुत सारी संपत्ति है, लेकिन अगर एक बूढ़ी काकी चली गई, उसने कह दिया कि बबुआ हमको एक कपड़ा भिक्षा में, दान में दे दो, दे दो, अगर वो व्यक्ति नहीं सुनता है इस तरीके की चीजें, तो उस व्यक्ति को क्या ही कहा जाएगा? क्या इन तिलों में तेल नहीं, या कंगाली में आटा गीला, या सर सलामत तो पगड़ी हजार, या घर की मुर्गी दाल बराबर, क्या कहोगे आप? तो मेरे भाई इन तिलों में तेल नहीं अर्थात इस व्यक्ति के अंदर किसी भी तरीके का अगर मैं बात करूं लोगों के प्रति श्रद्धा नहीं है ना, इसे बस क्या है कि बस जो कुछ भी रहे दुनिया की सारी चीज हमारी ही रहे। आगे क्या रखा? कंगाली में आटा गीला होना, इसका क्या होगा? तो इसका मतलब मुसीबत एक पहले थी, फिर मुसीबतें आ जाना, मुसीबतों में मुसीबतें आते रहना, कंगाली में आटा गीला होना। सर सलामत तो पगड़ी हजार, इसका मतलब क्या होगा? सर सलामत तो पगड़ी हजार का मतलब होता है मेरे भाई, क्या बताएंगे आप मुझे? घर की मुर्गी दाल बराबर के बारे में आप बताएंगे कि इसका क्या होगा? यानी कि अपने अपने लोगों को क्या किया जाता है? महत्व नहीं दिया जाता है, यानी महत्व नहीं दिया जाता। जो भले ही गुण होता है व्यक्ति के अंदर, बहुत ही गुणी व्यक्ति हो, गुणवान हो, लेकिन अपना व्यक्ति हो, घर का हो या अपना सगा संबंधी हो, तो उसे इस तरीके का वैल्यू नहीं दिया जाता है। बस ये चीजें होती, घर की मुर्गी दाल बराबर। आगे कह रहा है कि इन, तो क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके सामने, और 24 में क्या रखा कि 24 में क्या रखा? वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में सही शब्द आपको चुनना। गांव के लोगों को क्या कहते हैं? क्या गंवार व्यक्ति कहते हैं, या ग्रामीण कहते हैं, या फिर गांगोरा व्यक्ति कहते हैं, या दुहाती व्यक्ति कहते हैं? भैया गांव ग्रामीण का क्या होता है ना, ग्रामीण का गंवार तो कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे बेहतरीन क्या बनेगा? ग्रामीण बनेगा। ग्रामीण बनेगा। ग्रामीण व्यक्ति कहते हैं गांव के व्यक्ति को, है ना। लेकिन गांव के व्यक्ति जो सुकून और शांति पाते हैं वो शहरों में कभी नहीं मिलेगा, इस बात को भी जानिए। क्योंकि शहर के लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, इसलिए उनके अंदर मानव तो है, लेकिन मानवता उनके अंदर नहीं है साथी, मानवता नहीं है। लेकिन आप गांव में देखेंगे आज भी मानवता जीवित है। अगर कोई भी व्यक्ति आ जाता है भूखा प्यासा तो उसे पानी और भोजन
जरूर पूछा जाता है, लेकिन शहरों में ऐसी चीजें देखने के लिए नहीं मिलती है। इसलिए मानव वही है जिसके अंदर मानवता अभी भी जीवित है। ये चीजें होनी चाहिए। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे और देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता? आपको बताना है कि किसका वचन एक सा नहीं रहता है, अर्थात बदलता है। क्या काका को काके कह सकते हैं क्या? या काकाओं को भी बना सकते हैं बहुवचन? बिल्कुल भी नहीं बना सकते साथी, इसलिए ये तो नहीं होने से रहा। आगे कह रहा है पाचा। पाचा कोई शब्द ही नहीं होता है। चाचा शायद ये लिखना चाह रहा हो हमारा टाइपिस्ट महोदय, चाचा लिखना चाह रहे हो लेकिन पाचा लिखा गया साथी। तो चाचा का भी तो आप नहीं बना सकते कोई भी, है ना? तो आगे फूफा कह रहा नहीं, फूफा का फूफे नहीं कह सकते या फूफाओं नहीं कह सकते, ऐसा कोई भी शब्द नहीं बनता है। लेकिन बेटा का क्या कह सकते हैं? क्या हमारे पास दो दो बेटे हैं, है ना, हमारे बेटे विदेश में रहते हैं, ये बात बिल्कुल ही सही है, अर्थात इसका बहुवचन बन सकता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल ही सही होगा। यानी ये कह रहा था कि किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता, तो बेटे का नहीं रहता, बेटे भी बन सकता है, अर्थात बहुवचन भी बनेगा इसका। इसलिए ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या करेगा। 26 में रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी किस वर्ष प्रदान किया गया? आपको बताना है कि किस वर्ष में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। क्या सन 1970 में या 75 में या 1998 में या 73 में? तो मैं आपसे बात करूं साथी साहित्य अकादमी की, मैं बात करूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पुरस्कार है। इस साहित्य अकादमी हिंदी भाषा में ही नहीं बल्कि अन्य भाषाओं में भी दिया जाता है ना। एक उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ये अन्य भाषाओं में भी दिया जाता है। और इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही होगा। 1970 1970 में रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब होने वाला है। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। और क्या कह रखा क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित शब्दों के क्रमशः पर्यायवाची शब्द होंगे। पार्वती, पुत्र और पृथ्वी, इनकी क्या क्या पर्यायवाची होते हैं क्रमशः? यानी कि पहले वाले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, यानी रेस्पेक्टिवली शब्द आपने सुना होगा, उसके आधार पे बताना है। यानी पार्वती किसका पर्यायवाची है और पुत्र किसका है और पृथ्वी किसका है? तो आपको पता होगा। क्या शिवा कहते हैं? क्या शिवा तो कहते हैं पार्वती जी को, लेकिन क्या पुत्र को अवनी कहते हैं? क्या बिल्कुल भी नहीं कहते हैं। पुत्र का अवनी तो किसको कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं। अवनी, अंबर, धरा, भू, वसुधा, वसुंधरा, ये सब चीजें होती हैं। तो ये तो ऑप्शन होने से रहा, ये तो कट गया पहले ही। आगे सेकंड में कह रहा है रुद्राणी। हाँ बिल्कुल भी कहते हैं, बिल्कुल भी कहते हैं, रुद्राणी तो होगा, पार्वती जी का पर्यायवाची होता है। पुत्र को क्या नंदन कहते हैं? हाँ बिल्कुल कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, आपने सुना होगा मेरे साथी। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे वैशाख नंदन किसकी पर्यायवाची है, आप इस बात को मुझे बताओगे। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताओगे कि वैशाख नंदन, वैशाख नंदन किसे कहते हैं, इस बात को आप बताएंगे। किसकी पर्यायवाची होती है वैशाख नंदन, है ना? ये उसी की पर्यायवाची होती है जिसका गर्दभ होता है। तो क्या ये रियलिटी आपको बतानी है टाइपिंग करके। आगे देखिए, नंदन का मतलब पुत्र भी होता है, आप इस बात को जानते रहिए। आगे क्या है, पृथ्वी का अवनी होता है? क्या बिल्कुल होता है। पृथ्वी के और कौन कौन से होते हैं? तो धरा होता है, धरा होता है, वसुधा होता है, वसुधा होता है, वसुंधरा होता है, वसुंधरा होता है ना, पृथ्वी होती है, पृथ्वी होती है, और क्या होता है, अवनी होता है, और क्या होता है साथी, भू होता है। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? धरती भी होता है, धरित्री भी होता है, ये सब किसके किसके होते हैं? तो पृथ्वी के होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल ही सही जवाब होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28 पर, और देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रखा है। क्वेश्चन कह रहा है विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? विज्ञान एक शब्द है आपके सामने, इसमें बताना है साथी कि उपसर्ग क्या है। मैंने पहले भी आपको बताया मेरे भाई, उपसर्ग और प्रत्यय ये कोई शब्द नहीं होते, बल्कि ये क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं, अर्थात ये शब्दों के अंश या पार्ट होते हैं। किसी भी शब्द में या तो पहले या तो बाद में मिलने के बाद उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसी को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं या फिर प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग जो होते हैं किसी भी शब्द के पहले लगते हैं, यानी प्रारंभ में लगते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। लेकिन प्रत्यय कहां लगते हैं? पीछे लगते हैं। प से प्रत्यय और प से पीछे होता है, अर्थात किसी भी शब्द के पीछे लगते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय। देखिए कह रहा कि विज्ञान में उपसर्ग कौन सा है मेरे भाई, इसका मतलब उपसर्ग, उसे उपसर्ग आगे आगे ऐसा याद रख सकते हैं रिलेट करके, यानी कि इसमें कोई ना कोई एक उपसर्ग होगा। मैं आपसे बात करूं वी धन ज्ञान की बात करूं साथी, अगर इसका मैं तोड़ूं, इसका अगर मैं तोड़ूं इसको शब्द को, तो वी धन ज्ञान बनेगा। और वी का मतलब क्या होता है? विशिष्ट। विशिष्ट ज्ञान को ही हम लोग क्या बोलते हैं? विज्ञान बोलते हैं। यानी स्पेशल टाइप ऑफ नॉलेज नोन एज क्या? साइंस। इस चीज को भी आप जान रहे होंगे। यानी विशिष्ट ज्ञान की बात करें तो उपसर्ग कौन सा होगा? वी उपसर्ग होगा। इसलिए यहां पे इसने पूछ रखा था उपसर्ग क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही जवाब होगा। वी धन ज्ञान अर्थात उपसर्ग वी होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए
क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी, देखिए हिंदी लिख दिया, ये टाइपिंग एरर है मेरे भाई, इस बात को आप समझिएगा। हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? देखिए हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? आपने जान होगा कि अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग व्यक्ति को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आपने जान रहा होगा सरहपा को भी माना जाता है मेरे भाई, सरहपा को भी माना जाता है। मैं आपसे पूछूं कवियों का कवि किसे कहते हैं? तो शमशेर बहादुर को कहते हैं, इस बात को भी आप जान रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन आगे, अब मैं इस पे बात करूं, गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो क्या इन्होंने शालिभद्र सूरी को, स्वयंभू को, या फिर सरहपाद को, या फिर पुंड को? तो मेरे भाई अगर गणपति चंद्र की बात हो रही है तो ये सरहपाद को नहीं मानते हैं, ये मानते हैं कि इसको शालिभद्र सूरी को मानते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे क्वेश्चन आपको दिख रहा है 30, कह रहा महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? प्रत्यय को मैंने बताया था किसी भी शब्द के पीछे जुड़ते हैं, ये शब्दांश होते हैं। तो मेरे भाई ये किससे बना? आप देखिए महाजन इसका मेन शब्द था, महाजन, महाजन इसका मूल शब्द था, लेकिन लास्ट में इसके ई जुड़ गया और ये क्या बन गया? महाजनी बन गया मेरे भाई, महाजनी बन गया, है ना, महाजनी। तो इसका क्या बनेगा? लास्ट में ई आ रहा तो ई को ही प्रत्यय मानेंगे, और कौन सी ई? ह्रस्व या फिर दीर्घ? तो ये बनेगी हमारी ह्रस्व नहीं बल्कि दीर्घ ई बनेगी। और मेरे भाई एक बात मैं और आपको बता देना चाहता हूं कि पूरी वर्णमाला में अगर आपसे पूछा जाए कौन से वर्ण ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं, तो मेरे भाई बस दो ही ऐसे हैं, छोटी ई और बड़ी ई। और ये तो हम लोग बचपन में जानते थे, छोटी ई और बड़ी ई। अब तो हम ह्रस्व और दीर्घ के नाम से जानेंगे कि ह्रस्व ई और दीर्घ ई, यही सिर्फ और सिर्फ पूरी वर्णमाला में है जो किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। चलिए क्वेश्चन अगले की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है प्रत्येक, एक शब्द आपके सामने, इस संधि भेद का उदाहरण आपको बताना है। अर्थात ये जो हमारे सामने शब्द प्रत्येक दिख रहा है, इसमें कौन सी संधि होगी ये आपको बताना है। मेरे भाई अगर मैं इसको तोड़ता हूं, तोड़ने को क्या कहते हैं? देखिए संधि, संधि किसे कहते हैं? तो मैंने आपको बताया वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि का दूसरा अर्थ क्या होता है? तो जोड़ भी होता है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि यहां पे कौन सा, इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो क्या बनेगा? संधि विच्छेद मतलब संधि, अब जो जोड़ था हमारा, ज्वाइंट जो था, उसको तोड़ना है। तो तोड़ने के बाद कौन कौन से ऐसे हमको वर्ण मिलेंगे उनको देखना है। तो देखिए जमा एक में अगर लिखता हूं मेरे भाई तो ये क्या बनेगा? प्रत्येक बनेगा। क्या बनेगा? प्रत्येक बनेगा। और इसकी भी बात करूं, देखिए अगर उस हिसाब से देखूं तो प्रति हमारा एक उपसर्ग होता है। मैंने आपसे बताया था मेरे भाई संस्कृत में उपसर्गों की संख्या और हिंदी में उपसर्गों की संख्या। प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बता रखा है, आप मुझे बताएंगे कि संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? क्या 22 होती है? क्या हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? क्या 10 होती है? क्या? इस बात को आप यस या नो लिख करके कमेंट बॉक्स में टाइप करोगे साथी और बताओगे, है ना। और उम्मीद करता हूं कि इसका जवाब आप बेहतरीन दोगे, क्योंकि पिछले प्रीवियस लेक्चर में अगर आपने किया होगा तो ये जानकारी आपके पास जरूर होगी भाई। चलिए तो पहला शब्द हमको क्या दिख रहा है? प्रति, और दूसरा दिख रहा है एक, जो इसको जोड़ेंगे तो बनेगा क्या? प्रत्येक बनेगा। और आपको पता होगा मेरे भाई संधि, संधि की मैं बात करूं तो तीन तरीके की स्पेशली होती है। कौन कौन सी? स्वर संधि होती है, विसर्ग संधि होती है और व्यंजन संधि होती है। स्वर संधि के भी अलग अलग भाग होते हैं, आपने पढ़ा होगा गुण संधि होती है, गुण स्वर संधि होती है, दीर्घ स्वर संधि होती है, वृद्धि स्वर संधि होती है। इन चीजों पर भी आपने बात किया होगा। हालांकि यहाँ पे हम प्रैक्टिस सेट की बात कर रहे हैं, इसलिए ब्रीफ बहुत ज्यादा नहीं बताएंगे, लेकिन उतना जरूर बताएंगे जितने से आपको एक क्वेश्चन समझ में आ जाए। देखिए प्रति में अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे छोटी ई दिख रही है, अर्थात ह्रस्व ई दिख रही है, ह्रस्व ई दिख रही है यहाँ पे। और आगे मैं बात करूं तो ए दिख रहा है, ए दिख रहा है, ए दिख रहा है। और आपको पता होना चाहिए जब ई और ए मिलता है मेरे भाई तो इन दोनों के स्थान पे क्या बनता है? ए ही बनता है। और इसलिए यहाँ पे जब भी ऐसा बनता है तो वहां पे संधि कौन सी होती है? तो वहां पे संधि होती है गुण संधि, गुण स्वर संधि होती है मेरे भाई। वहां पे संधि कौन सी होती है? तो गुण स्वर संधि होती है। इस बात को आप जानिए। अब आप अगर ये जानना चाहते हैं कि सर इतना ज्यादा कौन याद रखेगा, तो मेरे भाई बिल्कुल भी नहीं याद रखना, आप एक सेकंड में इसका जवाब देंगे। कैसे? जहां भी कोई भी शब्द में अगर आपको एक मात्रा दिखती है, सिंगल मात्रा आपको दिखती है, एक ही मात्रा दिखती है, तो आप वहां आंख बंद करके क्या लगाएंगे? गुण स्वर संधि होगा सर, यहाँ पे गुण स्वर संधि होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होने वाला है, गुण स्वर संधि। इतना लोचा हम नहीं रखने वाले, डायरेक्ट देखेंगे यहाँ पे एक मात्रा दिखी और जवाब देने वाले हैं क्या? यहाँ पे गुण संधि होगी। चलिए
अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं आपसे, क्वेश्चन नंबर 32 यानी कि 32 पे कह रहा है मैं घर जाता हूं, इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी होगी? सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी आपको बताना है। देखिए मुख्य क्रिया क्या होती है मेरे भाई, मैंने बोला आपको यहाँ पे मूल शब्द, देखिए मुख्य क्रिया क्या हमारी जाना है, और जाना को भी अगर तोड़ता हूं तो इसमें मूल शब्द क्या है हमारा जा है, और मूल शब्द को ही हम लोग क्या बोलते हैं, धातु के नाम से भी जानते हैं, धातु के नाम से भी जानते हैं, है ना। और जो लोग हिंदी, देखिए हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ पे हिंदी में इसको धातु भी कहते हैं, लेकिन आप धातु अगर साइंस में पढ़ोगे तो धातु को किसके नाम से जानते हैं, मेटल के नाम से जानते हैं, इस बात को भी आप जान रहे होंगे। चलिए तो यहाँ पे क्या कहेंगे, इसको धातु कहेंगे, यानी सब जो हमारी क्रियाएं होती है, क्रियाओं के मूल रूप को हम लोग क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। तो ये तो हमारा कौन सी रही, ये तो हमारा मूल कौन सी रही, मूल क्रिया रही, मुख्य क्रिया रही। लेकिन इसने हमसे पूछा है कि सहायक क्रिया क्या होगी, तो सहायक क्रिया मेरे भाई यहाँ पे क्या होगा, मैं घर जाता हूं, ये बनेगा हमारा क्या, हूं। ये क्या है, घर क्या है, ये तो कर्म है मेरे भाई। मैं क्या है, तो आपको पता होगा कि मैं क्या होगा यहाँ पे, तो देखिए मैं यहाँ पे कर्ता का काम करेगा, कर्ता का काम करेगा, इसलिए यहाँ पे ये होगा। तो पूछ रखा कि इसमें सहायक क्रिया कौन सी है, तो हूं होगा इसका सहायक क्रिया, यानी कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी, हूं होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की बात करूं, 33 कह रहा राष्ट्र में ईय प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा? तो मेरे भाई मैंने आपको सिखा रखा था, जब राष्ट्र में आप ईय जोड़ोगे, देखो ईय जोड़ेंगे और कौन सी ई है, तो ह्रस्व नहीं बल्कि दीर्घ ई है, ईय जोड़ेंगे तो ये जो बड़ी वाली ई या दीर्घ ई जुड़ रही है ना, ये इसमें मात्रा बना लेगी और क्या बन जाएगा, ये राष्ट्रीय बन जाएगा, राष्ट्रीय बन जाएगा मेरे भाई, राष्ट्रीय बन जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की आपसे बात करूं, कार्यालयी पत्र के, देखिए पत्र से भी क्वेश्चन आते हैं साथी, और भर भर के आज के टेट में जो एग्जाम बन रहे हैं ना, वो इन पत्रों से भी बेहतरीन क्वेश्चन पूछ रहा है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम पत्र पर भी आपकी ब्रीफ क्लास कराने वाले हैं साथी, इसलिए आप बने रहिए बस। और देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, एकदम चुटकियों में आप निपटाएंगे, उतनी चीजें तो मैं बिल्कुल ही यहाँ बता दूंगा जितने से इसको आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। देखिए कैसे, कार्यालय पत्र के अर्ध सरकारी पत्र व्यवहार इनमें से मुख्यतया किनके बीच किया जाता है, यानी जो कार्यालय पत्र होते हैं उसमें भी उसके जो अर्ध सरकारी पत्र होते हैं, है ना, सेमी ऑफिस गवर्नमेंट लेटर की बात करूं तो ये किसके किसके बीच स्पेशली होते हैं, तो कह रहा है क्या, शासकीय अधिकारियों के बीच होते हैं, यानी जो लोग शासन में अधिकारी होते हैं, जो मजिस्ट्रेट होते हैं, उनके पीछे चलते हैं क्या, या किसी एक परिवार या दूसरे परिवारों के बीच, अध्यापक और छात्रों के बीच, आपसी घनिष्ठ संबंधों के बीच। एक बात बताइए, अध्यापक और छात्रों के बीच में कोई बताइए जरा, देखिए एक बात क्या करा, कार्यालयी पत्र, तो भैया कार्यालयी पत्र तो ऐसे नहीं चलते, और उसमें भी क्या करा, अर्ध सरकारी पत्र। क्या छात्र कोई सरकारी कैंडिडेट होता है क्या, बिल्कुल भी नहीं होता, तो ये तो चलने वाली बात नहीं है वहां पे, तो ये गलत हो जाएगा। आगे कह रहा आपसी, आपसी घनिष्ठ, देखिए इसको घनिष्ठ रहना चाहिए था, घनिष्ठ संबंधियों के बीच, नहीं भैया अपने रिलेशंस के बीच में, हम परिवारवाद के बीच में, है ना, अपने दोस्तों के बीच में, अपने सगे संबंधियों के बीच में इस तरीके का लेटर नहीं लिखते हैं हम लोग, है ना, इसलिए नहीं होगा। कह रहा एक परिवार या दूसरे परिवार के बीच में, परिवार के बीच में थोड़ी ना कोई शासकीय ये लिखा जाता भैया सरकारी पत्र, तो कहां लिखा जाएगा, शासकीय अधिकारियों के बीच, अर्थात जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनके अपने बीच लिखे जाते हैं। किस लिए, किसी भी कार्य को संपादित करने के लिए अगर वो रुका हुआ है, क्या उसका बजट है, कार्य कितना अभी पूर्ण हो चुका है, कितने मजदूरों की जरूरत है, कितना पेमेंट हुआ है, क्या सारी चीजें हैं, है ना, कोई आदेश जारी कराना है, ये सारी चीजें लिखी जाती है उस पत्र के माध्यम से। बेशक हमारे पास फोन है, मोबाइल है, लैंडलाइन है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आज भी हमारे भारत की बात करूं साथी, तो इन लेटर्स का यूज किया जाता है, पत्रों का यूज किया जाता है, और बिना पत्र के माध्यम से ये कार्य नहीं संपादित किए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की आपसे बात करूं, क्वेश्चन नंबर 35, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किस कवि की है, आपको बताना है। क्या बेहतरीन लाइन लिखा था, रविदास जी ने लिखा था साथी, सॉरी रविदास नहीं, रैदास जी ने लिखा था, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, बी होगा। समाज में फैली हुई बुराइयों, समाज में फैली हुई कुरीतियों के ऊपर कड़ा प्रहार किया था इन्होंने, और ज्यादातर लोगों को इन्होंने अवेयर किया अपने हिसाब से, बहुत सारे, है ना, एक जन जागरूकता आई लोगों के बीच में और काफी सुधार हुआ था साथी। इसलिए अगर इनको देखा जाए, एक महान महान कवि और साथ में एक संत रहे, ये कौन, रैदास जी रहे, इनकी ही रचना ये रही क्या, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, है ना। और आगे मैं बात करूं कौन सा, तो देखिए एक और इनकी काफी फेमस रही, वो क्या थी साथी, मैं अभी आपको बताता हूं, ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूं, इनकी इनकी और एक आध लाइन है जो आपको बतानी होगी। चलिए तब तक मैं, आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, मैं क्वेश्चन नंबर अगले पर चलता हूं और देखता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन अगले में कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। आपको बताना है कि सही वाक्य क्या है ना, पढ़ना है आपको। देखिए क्या है कि इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वस्व शांति है। सर्वस्व शांति है, क्या ये बात सही है? या फिर इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है। देखिए सर्वस्व तो ऐसा कोई शब्द यहाँ पे है नहीं, है ना, तो सर्वत्र काफी बेहतरीन लग रहा है। फिर आगे और भी चेक कर लेते हैं। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वविदित शांति है, नहीं सर्वविदित नहीं, व्याख्या नहीं यहाँ पे है। आगे कह रहा है कि इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वहारा शांति, सर्वहारा कोई शब्द नहीं है मेरे भाई। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही सही होगा। इस क्षेत्र में सर्वत्र शांति है, इस क्षेत्र में सर्वत्र शांति है। चलिए आगे बात करूं, अगर निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है साथी, क्वेश्चन नंबर 37, और आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में 37 क्वेश्चन ही आने वाले हैं, इसलिए इस बात को आप समझिए। मैं आपको इसे होमवर्क के रूप में देता हूं और आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर बताएंगे कि इसका जवाब क्या होगा, है ना। इसका जवाब आप बताएंगे मुझे जरूर ही क्या होगा। और आप ये बताइए, मन चंगा तो कठौती में गंगा, कौन लिखा है? मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये कौन लिखा है? वही संत रैदास जी ने लिखा है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। आपको किसी भी तरीके के, है ना, आर्डर की जरूरत नहीं है, किसी भी तरीके के, इस तरीके के, है ना। तो बिल्कुल ही आपको सच्चाई पे चलना है, समाज को एक नया आयाम देना है, समाज से अंधविश्वास को मिटाना है। इस बात पर संत रविदास जी ने काम किया था, और कौन? कबीरदास जी ने काम किया था, है ना। चलिए, तो अब उम्मीद करता हूं साथी आप इस प्रश्न का जवाब मुझे जरूर ही देंगे कमेंट बॉक्स में। और अगले, अगर आज अभी तक आपने प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा तो साथी बिल्कुल ही देखिए, बहुत सारी चीजें आपको नई देखने के लिए मिलेगी और ट्रिक के माध्यम से सारी चीजें सीखने के लिए भी मिलेगी। ठीक है, तो तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूं और मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपसे जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।